नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत की शुरुआत करेंगे। इसमें आज पहले वीडियो में महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आगमन के बारे में पढ़ेंगे तथा भारत पर अरब और तुर्कों का आक्रमण प्रारंभ होगा, इसको आज देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ऐतिहासिक काल का भाग 1 प्राचीन भारत खत्म हो चुका है। उसके बाद अब आज से मध्यकालीन भारत की शुरुआत होगी। मध्यकालीन भारत में आज हम पढ़ेंगे पहले भारत का विदेशी आक्रमण, जो भारत पे विदेशी आक्रमण होंगे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उदय होगा। उसके बाद मुगल वंश भारत में आएगा, बाबर, हुमायूं। उसके बाद सूर वंश आएगा हुमायूं का पतन करके। उसके बाद फिर मुगल वंश की सत्ता स्थापित होगी, मुगल काल को पढ़ेंगे। उसके बाद भक्ति आंदोलनों को पढ़ेंगे। उसके बाद सूफी आंदोलनों को पढ़ेंगे। उसके बाद सिख धर्म का वर्चस्व पढ़ेंगे, सिख धर्म कैसे फैला, क्या हुआ। और उसके बाद मराठा साम्राज्य। इसी के साथ मध्यकालीन भारत खत्म हो जाएगा और उसके बाद आधुनिक भारत प्रारंभ हो जाएगा। आज हम शुरुआत करेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण। इसमें मध्यकालीन भारत में विदेशी आक्रमण, भारत पर अरब आक्रमण और तुर्कों का आक्रमण, इसको देखते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत पर विदेशी आक्रमण, ये भारत पर जो विदेशी आक्रमण होते हैं, इसमें हम 2 प्रकार के आक्रमणों को पढ़ेंगे, भारत पर अरबों का आक्रमण और भारत पर तुर्क का आक्रमण। पहले हम देखते हैं भारत पर अरब आक्रमण। वैसे तो भारत में कई मुस्लिम आक्रमण हुए, अरब व मुस्लिम आक्रमण हुए, जिनमें से कुछ जो प्रमुख है उनको देखते हैं। भारत में अरबों द्वारा पहला आक्रमण रशीद उन खलीफा के दौरान 636 ईस्वी के आसपास हुआ। इन आक्रमणों का कारण केवल लूटपाट करना था। इनका उद्देश्य कोई सत्ता स्थापित करना नहीं था, इनका केवल लूटपाट करके अपने राज्य को समृद्ध करना था। भारत समृद्ध राज्य था इनकी नज़र में, और वहां से लूटकर अपना सब माल ले आके वहां पे अपना समृद्धि करना था। बस इनका और कोई इनका सत्ता करने का कोई उद्देश्य नहीं था। सुहेल बी आब्दी और हाकम अल तगीलवी के नेतृत्व में अरबों ने बाद में भारतीय महासागर के तट पर 644 में रस्सिल की लड़ाई सिंधी सेना को हराया। जो रस्सिल की लड़ाई लड़ते हैं ना, उसमें सिंधी सेना को हराया। फिर सिंधु नदी पर पहुंच गए। खलीफा उमर होते हैं ना, खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब ने उन्हें नदी पार करने या मकरान में काम करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और अरब घर लौट गए। ये व्यापार करने और तथा अपना थोड़ा बहुत कारोबार करने के लिए आगे आए, लेकिन खलीफा ने इन्हें मना कर दिया और मकरान में इन्होंने काम करने की अनुमति नहीं मिली, और यहीं के बाद ये अरब वापस लौट जाते हैं। सर्वप्रथम सैन्य मुस्लिम आक्रमण 711 में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ। जो सैन्य मुस्लिम आक्रमण मतलब सत्ता के उद्देश्य से जो पहला आक्रमण होता है, वो 711 में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ। इस युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया। जो उबैदुल्लाह होता है वो मारा जाता है। दूसरा सैन्य अभियान बुदैल के नेतृत्व में हुआ, लेकिन यह भी पराजित हुआ। अब्दुल्लाह के बाद में बुदैल आता है, बुदैल आक्रमण करता है, लेकिन ये भी पराजित होता है 711 में। उसके बाद अब 712 में दूसरा आएगा, उसको देखते हैं। चलिए अब आगे देखें। अगला अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जिसका अभियान सफल रहा। तृतीय सैन्य अभियान 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ और विजय हुआ। ये पहला अरब शासक था जो भारत पर विजय पा सका। मोहम्मद बिन कासिम बागदाद के खलीफा के यहाँ गवर्नर अल हज्जाज का दामाद था। जो बगदाद के खलीफा थे ना, वहाँ उनके यहाँ एक गवर्नर थे अल हज्जाज, उनका ये दामाद था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को रावण की लड़ाई में पराजित किया। मोहम्मद बिन कासिम होता है वो सिंध के राजा, उस टाइम दाहिर होते हैं ना, दाहिर को रावण की लड़ाई में पराजित कर देता है और सिंध पर इसका कब्जा हो जाता है। और रावण की लड़ाई में उन्हें मार डाला और सिंध पर कब्जा कर लिया। इन्हें मार देता है राजा दाहिर को, उसके बाद सिंध पर कब्जा कर लेता है।
इसने 713 में मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया। उसके बाद ये मुल्तान आप देख रहे हैं, ये सिंध था यहाँ पे, ये मकरान तट है यहाँ पे, ठीक है। ये आप चित्र में देख सकते हैं। पहले यहाँ सिंध पर ये हमला करता है, ये सिंध पे, सिंध को जीतता है। उसके बाद फिर मकरान पे, उसके बाद मुल्तान, ये सब इस पे कब्जा कर लेता है और भारत पर इसका आक्रमण सफल होता है और कब्जा करने में सफलता पाता है पहला अरब। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाया, क्योंकि इस भाग में ये जीतता है तो इस भाग में ये जजिया कर लागू कर देता है। अब जजिया कर के बारे में देख लेते हैं, आखिर जजिया कर है क्या। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक सुरक्षात्मक कर है कि हम आप गैर मुसलमान हैं, मुस्लिम नहीं है, तो आपकी सुरक्षा के लिए आपको कोई लूटपाट नहीं होगी, आपकी इज्जत सुरक्षित रहेगी। इसके लिए आपको एक कर देना पड़ेगा। वो मुसलमान लोग लेते थे गैर मुस्लिमों से कि आपकी सुरक्षा रहेगी, आपकी आबरू सुरक्षित रहेगी, आप स्वतंत्र रूप से यहाँ घूम सकेंगे, आपसे कोई लूटपाट नहीं करेगा, आपके धन की सुरक्षा रहेगी। इसलिए ये जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से निम्न को मुक्त रखा। जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने जजिया कर से निम्न लोगों को मुक्त रखा। बच्चों से जजिया कर नहीं लगेगा, बूढ़ों से नहीं लगेगा, महिलाओं से नहीं लगेगा, अपंग से नहीं लगेगा और ब्राह्मणों से नहीं लगेगा। इन लोगों से जजिया कर नहीं लिया जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से पर भी जजिया कर लगा दिया। जो आगे फिरोज शाह तुगलक पढ़ेंगे ना, तुगलक वंश में, वो क्या करता है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर ठोक देता है। अकबर द्वारा 1564 में जजिया कर हटाया गया, परंतु औरंगजेब ने पुनः 1679 में जजिया कर लागू कर दिया। जो अकबर तो हटा देता है 1564 में पेटीकोट शासन के बाद में, और उसके बाद में औरंगजेब जब शासकता में आता है तो औरंगजेब 1679 में पुनः जजिया कर लागू कर देता है। जजिया कर को पूर्ण रूप से मोहम्मद शाह रंगीला हटा देता है। जब हमें आधुनिक भारत पढ़ेंगे ना, उसमें उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे, वहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला आएगा ना। मोहम्मद शाह रंगीला जजिया कर को अंतिम रूप से खत्म कर देता है। उसके बाद भारत में कोई जजिया कर लागू नहीं होता है। चलिए अब जो अरब आक्रमणकारी हैं उनके आक्रमणों को एक पूरी लिस्ट में देख लेते हैं। उन्होंने कौन कौन से आक्रमण किए और सफलता पाई, किसमें उनकी हार हुई। अरबों का भारत में संघर्ष, जो अरबों का है भारत में, इसके संघर्ष कौन कहाँ कहाँ इन्होंने युद्ध किए, कहाँ सफलता पाई, क्या नहीं, इसको देखते हैं। जो हरे कलर से है ना, वहाँ पर अरबों की विजय होती है, और जो दूसरे कलर से हल्के नारंगी, वो वहाँ पर भारतीयों की विजय होती है। पहला 713 में अरब में सिंध और मुल्तान जगह होती है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर अरबों की पूरी विजय हो जाती है और इनका कब्जा हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम का। अगला 715 में भारतीय और अलूर, ये हुली शाह और अल मुहल्लब के द्वारा, इसमें भारतीय सेना ने अरबों से प्रमुख शहर वापस ले लिए। भारतीय सेना और अरबों का टकराव होता है, तो जो अरब लोगों ने कब्जा कर रखे थे प्रमुख शहर, उनको भारतीय सेना अपना वापस ले लेती है। अगला भारतीय सेना करती है मेहरान में, उसकी ये भी है हुली शाह और अल मुहल्लब के द्वारा। इसमें भी अरबों ने भारतीयों को जवाबी हमले से को रोका। तो फिर क्यों करते हैं, ये शहर अपने वापस ले लेते हैं, तो क्या करते हैं, अरब फिर आक्रमण हमला करते हैं, लेकिन ये जवाबी हमले को रोक लेते हैं। अगला फिर 718 में ये ब्राह्मणबाद जगह है, ब्राह्मणाबाद, वहाँ पे होती है। फिर राजा वही होता है हुली शाह और अल मुहल्लब। ये भारतीय हमले फिर से शुरू, भारतीयों पर मतलब फिर से हमले शुरू कर देते हैं। इसमें भारतीय फिर विजय रहते हैं। अगला फिर अरब 721 में, ये भी ब्राह्मणवाद जगह, अल मुहल्लब और हुली शाह, इसमें क्या होता है, ये पराजित होते हैं। हुली शाह संभवतः सैन्य उलटफेर के कारण मुसलमान बन गया। ये हुली शाह था ना, ये फिर से मुसलमान बन जाता है। अभी तक ये भारतीय होता है और उसके बाद फिर ये मुसलमान बन जाता है और अरब की विजय हो जाती है। अगला अरब, इसमें उज्जैन, मेरमान और दहनाज और अन्य जो जगह होती हैं वहाँ पर युद्ध होता है। ये सिंध के जुनैद होते हैं, उनके द्वारा भारत में उमैयद नीति के हिस्से के रूप में भारत पर छापा मारना ये हो जाता है। अगला है 724-43 के बीच में अरब, इसमें पंजाब में युद्ध होता है। जुनैद
ललितादित्य मुग्धपीठ जो हमने पढ़ा था पिछले ललितादित्य मुग्धपीठ, उनके बारे में, ये अरब सेना नष्ट कर दी जाती है, उनकी विजय हो जाती है। अगला फिर अरब होता है आक्रमक का, इसमें अरब फिर जवाबी हमला करते हैं। जगह होती अवंती, जुनैद, नागभट्ट प्रथम के बारे में पढ़ा था ना, और अरबों को पराजित करते हैं नागभट्ट प्रथम, तो यही होता है। ये भी अवंती के खिलाफ बड़े अरब अभियान की हार, जो अवंती के खिलाफ बड़े अरब अभियान करते हैं ना, उसमें इनकी हार होती है। अगला है 735-36 में, इसमें आक्रामक फिर अरब होते हैं, बल्लभी, नंदीपुर और भरूच में होता है। इसमें फिर वही राजा जुनैद, पुष्यदेव, शिलादित्य चतुर्थ और जयभट्ट चतुर्थ। अरब हमले में मैत्रका राजधानी को बर्खास्त कर दिया गया। अरबों ने कच्छोलों, कच्छ के, सैंधवों और सौराष्ट्रों, मैत्रकस और चबोटकटा, जिसे चापदास कहते थे, मोहरिक और लता के गुर्जरों को हराया। ये अरब यहाँ पर विजयी होते हैं। उसके बाद अगला फिर होता है आक्रामक के बराबर, इनमें युद्ध होते रहता है। एक फिर आक्रामक होता है, फिर दूसरा आक्रामक होता है, बराबर युद्ध चलता रहता है। भारतीय आक्रामक होते हैं, ये नवसारी जगह वहाँ पर युद्ध होता है। अब निज आश्रय और पुलकेशिन, इनके ये युद्ध करते हैं। नवसारी के युद्ध में चालुक्य सेना ने अरबों को पराजित कर दिया। ये चालुक्य सेना होती है ना, वो इनको पराजित कर देती है। अगला अरब चित्तौड़ में, चित्तौड़ की मोरी, भारतीयों ने अरब घेराबंदी को खदेड़ दिया। जो अरबों ने घेराबंदी कर रखी थी उसे खदेड़ देते हैं। फिर अगला अरब 743 के आसपास करते हैं, ये भीलमाला, गुर्जर में जुनायद। इसके बाद अरबों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। ये अगला फिर अरब बल्लभी पे कब्जा करते हैं गुजरात में जाके। अरब छापे में मैत्रका की राजधानी लूटी गई। फिर अब इसमें इनकी अरबों की विजय होती है। अगला 776 में अरब सागर में करते हैं। अगुका में सैंधव नौसेना द्वारा अरब नौसेना के बेड़ा पराजित। जो अरब सागर में युद्ध होता है लास्ट वाला, अगुका के नेतृत्व में, और सैंधव सेना जो होती है वो जो अरब सेना की नौसेना होती है उसको पराजित कर देती है। तो इन आक्रमणों की जो जानकारी है ना, अरब आक्रमणों की जानकारी अली अहमद की रचना चचनामा से मिलती है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है अली अहमद की चचनामा, जो अरबों के आक्रमणों की जानकारी वो अली अहमद की चचनामा से मिलती है। चलिए अब दूसरे आक्रमणकारी अगला आक्रमणकारी तुर्क आक्रमणकारी हैं, इनको देखते हैं। इसमें पहला है महमूद गजनवी। 962 में अलप्तगीन ने गजनी, उत्तरी अफगानिस्तान जो जगह है, में एक राज्य की स्थापना की। अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। जो उत्तरी अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है वहाँ पे अलप्तगीन होता है वो एक राज्य की स्थापना करता है, वहाँ पे गजनी को राजधानी बनाता है। अलप्तगीन के दामाद और गुलाम सुबुक्तगीन ने हिंदू राजा जयपाल को पराजित किया। जो सुबुक्तगीन होता है वो हिंदू राजा जयपाल को पराजित करता है और उसे अलप्तगीन अपनी पुत्री की शादी इसी से सुबुक्तगीन से कर देता है। इस वंश को यामनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा। जो अलप्तगीन की मृत्यु के बाद सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठता है, उसका दामाद। उसके बाद सुबुक्तगीन की जब मौत होती है तो उसका पुत्र महमूद गजनवी गद्दी पर बैठता है। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला शासक बना। जो महमूद गजनवी होता है ना, वो सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला शासक बन जाता है। महमूद गजनवी के शासन लगभग 997 से 1030 तक चला। लगभग अंदाजा यही लगाया जाता है। महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। जो महमूद गजनवी है ना, ये भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। लोग कहते हैं ना कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार हराया, वो बिल्कुल गलत है। जो मोहम्मद गजनवी होता है ना, ये भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, ना कि मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी की पृथ्वीराज की केवल 2 ही बार युद्ध होते हैं और कोई युद्ध नहीं होता है। इसके आक्रमण का उद्देश्य धन लूटना, धर्म प्रचार करना और ख्याति अर्जन करना। इसका कोई उद्देश्य राज्य स्थापित करना नहीं था, केवल इसका लूटपाट करना, इस्लाम धर्म को बढ़ाना और अपनी ख्याति चारों तरफ वर्चस्व अपना दिखाना बस।
इसने प्रथम आक्रमण 1001 में हिंदू राजा जयपाल पर किया था। जो 1001 ईस्वी में हिंदू राजा जयपाल होते हैं उनके खिलाफ पहला अभियान ये करता है। उसके बाद मुल्तान पर भी किया। उसके बाद मुल्तान है ना, वहाँ पर ये अपना कब्जा कर लेता है। चलिए अब महमूद गजनवी के बारे में और देखते हैं। उसके बाद महमूद गजनवी ने 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किया और इसे लूटा। जो 16वां आक्रमण करता है महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में लगभग वो सोमनाथ मंदिर पर करता है और इसे लूट कर बहुत सारा धन लेके जाता है। और यहीं पर रास्ते में इनका जाटों से युद्ध भी होता है। जाट इसने धन वापस भी ले लेते हैं। इस समय यहाँ का राजा भीम प्रथम था। जो यहाँ के राजा थे उस समय भीम प्रथम थे। इसका अंतिम 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ। 1000 क्योंकि जाटों ने सोमनाथ मंदिर से जब ये धन लूट के ले जा रहा था तो जाटों ने इससे कुछ धन ले लिया था युद्ध करके। तो ये वापस में जब आता है तो फिर 2 साल बाद जाटों पर हमला करता है। उसके बाद ये अपना लास्ट अभियान इसका यही होता है 7वां आक्रमण। महमूद गजनवी के साथ उसके दरबारी भी भारत आए। जो महमूद गजनवी जब भारत आता है ना, इसके साथ में इसके कुछ दरबारी भी भारत आते हैं। इसमें प्रमुख 3 हैं। अलबरूनी, इनकी रचना है किताबुल हिंद। अगले हैं फिरदौसी, इनकी शाहनामा। और अगले हैं उतबी, इनकी किताबुल यामनी। ये 3 रचनाएं बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। महमूद गजनवी ने संस्कृत और अरबी में चांदी के सिक्के भी चलवाए। जो महमूद गजनवी है ना, ये संस्कृत और अरबी में चांदी के सिक्के चलवाता है। महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक और बुत सिकन कहा जाता है क्योंकि ये मूर्तियां तोड़ता था, मंदिरों को तोड़ता था। और वो क्योंकि उस टाइम भारत समृद्ध था और भारत में इतना वैभव था कि जो मंदिर पूजा पाठ के स्थल होते थे ना, वहाँ अत्यंत सोना चांदी होता था। तो ये क्या करता था, मंदिरों को तोड़ता था, वहाँ से जो जेवर होते थे, सोना होता था, उनको तोड़ के निकालता था। मंदिर मूर्तियां होता तो जो आसानी नहीं आती मूर्तियां तोड़ देता था। तो इसका इसीलिए इसे मूर्ति भंजक और बुत सिकन कहा गया। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। जो महमूद गजनवी लास्ट अभियान 1027 में करता है जाटों के विरुद्ध, उसके बाद 1030 में ये मर जाता है। चलिए अब अगला तुर्की आक्रमणकारी देखते हैं। अगला तुर्की आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी होता है। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम मुइज अल दीन मोहम्मद इब्न शाम या मोइजुद्दीन मोहम्मद बिस्नाम ये था। इसे ज़्यादातर मोइजुद्दीन मोहम्मद बिस्नाम के नाम से भी जाना जाता है और कहीं कहीं मुइज अल दीन मोहम्मद इब्न शाम के नाम से भी जाना जाता है। यह 1173 में गौर का शासक बनता है। ये 1173 में गौर का शासक बन जाता है, गौर प्रदेश का। 1175 में इसका भारत पर प्रथम आक्रमण मुल्तान पर होता है। जो मुल्तान था ना, अभी गजनी हमने देखा था, गजनी करे थे कब्जा, और जो गजनवी थे गजनी के वो कब्जा करे थे। लेकिन अब ये मोहम्मद गोरी आता है तो ये अपना कब्जा मुल्तान पर, क्योंकि भारत आने के लिए मुल्तान पर आना बहुत जरूरी था। उस समय मुल्तान में शिया मत को मानने वाले करामाता शासन कर रहे। जो शिया मत को मानने वाले करामाता थे वो यहाँ पर उस समय शासन कर रहे थे। 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया और यहाँ के राजा भीमद्वितीय ने इसे पराजित कर दिया। हमने पीछे पढ़ा था ना, भीमद्वितीय ने इसे मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, तो वही भीमद्वितीय है। ये 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करता है और बुरी तरह पराजित होता है। 1186 में गजनवी वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक को बंदी बनाकर लाहौर पर भी कब्जा कर लिया, क्योंकि जो गजनवी वंश था वो सिमट कर अब केवल लाहौर तक रह गया था। तो लास्ट में क्या करता है, जो खुसरो मलिक होते हैं उनको बंदी बना लेता है और लाहौर पर भी कब्जा कर लेता है और इस तरह गजनवी वंश का अंत कर देता है। उसके बाद 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान द्वारा पराजित होता है। 1191 में पृथ्वीराज चौहान पर युद्ध करता है और वहां पराजित होता है। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान द्वारा पराजित कर उनकी आंखें निकाल ली और दर्दनाक मौत दी।
1192 में पुनः ये पृथ्वीराज चौहान पे युद्ध करता है और वहां से इनकी आंखें निकाल लेता है उन युद्ध में, उनको पराजित करके बंदी बना के, और बाद में उन्हें दर्दनाक मौत देता है तथा अपने शहर ले जाके वहीं पे इनको दफनाता है। 1194 में चंदावर के युद्ध में कन्नौज के राजा जयचंद्र को इल्तुतमिश द्वारा तीर लगने से मौत हो गई, क्योंकि इस जो जयचंद थे ना उनका गौरी के साथ में इससे पहले भी बहुत सारे युद्ध हुए थे, लेकिन वो हर बार पराजित हो रहा था क्योंकि उसे जगह नहीं मिल रही थी। तो वो पहले सोचता है कि पृथ्वीराज को पराजित करके पूरा दिल्ली को कब्जे में लिया जाए जिससे जयचंद्र को घेरा जा सके। पहले वो पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है, उसके बाद कन्नौज की तरफ बढ़ के, क्योंकि उस टाइम कन्नौज सबसे बड़ी सत्ता के रूप में था और उसे पराजित करना इतना आसान नहीं था, इसलिए जयचंद ने मोहम्मद गौरी को इससे पहले भी बहुत बार पराजित किया था। लेकिन इस बार कुतुबुद्दीन ऐबक जानता था और कुतुबुद्दीन ऐबक उन्हें तीर धोखे से मार देता है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके वो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें, तो वहाँ पे आपको पूरी स्टोरी पता लगेगी कि क्या थी। उसके बाद में हरिश्चंद्र जयचंद्र का पुत्र होता है, वो पुनः इनसे अपनी राजधानी और सब जो शहर होते हैं उनको वापस लेता है और इन्हें पराजित करता है। 1205 में खोखरों जाट नामक एक समुदाय के साथ संघर्ष हुआ। 1205 में पुनः ये खोखरों से, जो जाट होते हैं खोखर जात के, उनसे युद्ध करता है और 15 मार्च 1206 में कुछ शिया विद्रोही और हिंदू खोखरों ने सिंधु नदी के किनारे दमेक नामक स्थान पर उसकी हत्या कर दी। क्योंकि ये क्या करता है, जो करामाता होते हैं ना शिया मत वाले, उनको भी हरा के मुल्तान पर कब्जा कर लेता था। तो शिया भी इससे मतलब क्रोधित थे। इधर इसने 1205 में खोखरों पे, जाटों पे भी हमला कर दिया था। तो जाट भी, तो इन दोनों ने मिलके उसकी हत्या कर दी। गौरी ने सिक्कों पर एक तरफ कलमा और दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति छपवाई। जो इसने जो सिक्के चलवाए थे उसमें एक तरफ ये कलमा लिखवाता था तथा दूसरी तरफ माता लक्ष्मी की मूर्ति बनवाता था। अब मोहम्मद गौरी के अभियानों को एक बार मोहम्मद गौरी के अभियान देखते हैं। 1175 में मुल्तान करामाता को पराजित करता है और इसकी विजय हो जाती है। उसके बाद 1178 में गुजरात पर आक्रमण करता है। भीम राजा भीमद्वितीय होते हैं यहाँ पे, वो हार का सामना गौरी देखता है, भीमद्वितीय द्वारा पराजित होता है। यहाँ भीमद्वितीय आप कर लीजिए, छूट गया है। 1181 में पंजाब में ये खुसरो मलिक, इनको इस पर भी ये विजय पा लेता है। दोबारा 1186 में पंजाब पे करता है। फिर खुसरो मलिक होते हैं, इन पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेता है और इन खुसरो मलिक जो पंजाब का क्षेत्र है वो पूरा अपने कब्जे में कर लेता है। उसके बाद 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान द्वारा हराया जाता है और गौरी हार जाता है पृथ्वीराज चौहान से और पृथ्वीराज चौहान विजयी रहते हैं। उसके बाद 1192 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान हारते हैं और उनकी आंखें निकलवा ली जाती हैं और मोहम्मद गौरी की विजय होती है। अगला है 1194 में चंदावर का युद्ध होता है चंद्रवंशी राजा जयचंद्र के खिलाफ में। उसमें भी ये विजयी रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तीर मार दिया जाता है जयचंद को, जिससे जयचंद की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जयचंद का पुत्र हरिश्चंद्र उनसे बदला लेता है और अपना राज्य लगभग आधे से ज्यादा राज्य वापस ले लेता है। उसके बाद 1195 में बयाना में होता है राजा कुमारपाल के, इसका कोई वर्णन नहीं मिलता है। उसके बाद 1205 में खोखरों से युद्ध होता है, जिसमें लास्ट में 1206 में मोहम्मद गौरी मारा जाता है। इसी के साथ ये अरब और तुर्क आक्रमण समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत, अब कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बनेगा, क्योंकि वही उसका सबसे वफादार है। हर युद्ध में सबसे ज़्यादा विजय वही हासिल करता है और वो राजा गद्दी पर बैठेगा। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।